नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिका सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड ओरल रिहैबिलिटेशन, रिजेंसी हॉस्पिटल, कानपुर। आज हम लोग बात करेंगे डेंटिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक के बारे में, जो कि है मोस्ट कॉमन डेंटल प्रॉब्लम या कि मोस्ट कॉमनली इग्नोर्ड डेंटल प्रॉब्लम। जिसमें से हम लोग शुरू करते हैं। पहला वो है ब्लीडिंग गम्स। हम सभी लोगों ने अक्सर ये एक्सपीरियंस करा होगा, जब भी हम लोग ब्रश करते हैं या कुल्ला करते हैं, उसके बाद हमारे मसूड़ों से खून आता है। हम लोगों ने कोई हार्ड या ग्रिटी सब्सटेंस खाया, जैसे एप्पल का एक बाइट लिया, अमरूद खाया, उसके बाद उसमें देखा कि एक रेड स्पॉट या ब्लीडिंग स्पॉट आया। ये जो खून निकलता है, ये हमारे दांतों से नहीं, ये हमारे मसूड़ों से निकलता है, जो कि एक साइन है इन्फेक्टेड गम्स होने का। ये इन्फेक्टेड गम्स क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने दांतों की और मसूड़ों की सही तरीके से देखभाल नहीं करते हैं, सफाई नहीं करते हैं। जब हम लोग प्रॉपरली उसकी सफाई नहीं करते हैं, दांतों और मसूड़ों के बीच में गंदगी जमा होती है, जहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और उससे प्लाक और कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है। इसकी वजह से दांतों से या मसूड़ों से कहें तो हमारे खून निकलता है। अगर हम लोगों ने इसका समय रहते ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो फिर ये सिचुएशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि इसके बाद हमारे मुंह से बैड स्मेल या फाउल स्मेल आने लगती है और धीरे धीरे ये हमारी जो कंडीशन होती है, ये पायरिया में कन्वर्ट हो जाती है। लोगों को, पेशेंट्स को अक्सर पता भी होता है कि वो लोग पायरिया से ग्रसित हैं, लेकिन वो लोग इस प्रॉब्लम को अक्सर इग्नोर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है, चलिए आगे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है? पेशेंट्स को अपने दांतों से हाथ धोना पड़ता है, दांत निकल जाते हैं। तो इसका सबसे सही तरीका ये है कि हमने समय रहते इनका इलाज करवा लेना चाहिए। इलाज बहुत ही सिंपल होता है। स्टार्टिंग से ही अगर हम लोगों ने अपने दांतों में स्केलिंग करवा ली है, यानी कि दांतों की सफाई करवा ली है और इसके प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन कर लिया है, तो फिर इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। लोग पायरिया का इलाज भी करवा देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको मेंटेन करने के लिए। इसको मेंटेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि पेशेंट अक्सर कहते हैं अभी 2 साल पहले तो अपने दांतों की सफाई करवाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पेशेंट्स पायरिया से ग्रसित हैं, उन लोगों को 3 से 6 महीने में एक बार अपने आसपास के डेंटिस्ट के पास विजिट जरूर करनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि उनके दांतों की कंडीशन और मसूड़ों की कंडीशन एट प्रेजेंट क्या है। नेक्स्ट आते हैं सेंसिटिविटी में। अक्सर हम लोगों ने भी बहुत सुना होगा, हमने चाय पी, कॉफी पी, आइसक्रीम खाई या कुछ अत्यधिक ठंडा चीजों का सेवन करा, हमारे दांतों में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। इसको हम लोग डेंटल सेंसिटिविटी कहते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट, डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट अवेलेबल है और हम लोगों ने इनका यूज भी करा, जिससे काफी हद तक हमारे दांतों की सेंसिटिविटी, हमारे दांतों की जो झंझनाहट है, खत्म हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ समय के लिए ये झंझनाहट या सेंसिटिविटी खत्म तो हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये दोबारा फिर से लॉन्गर ड्यूरेशन के बाद एक अच्छी इंटेंसिटी से वापस आ जाता है, या फिर एक अधिक डेंटल पेन के रूप में ये सेंसिटिविटी वापस आ जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ मास्किंग इफेक्ट। अब ये मास्किंग इफेक्ट क्या होता है? मास्किंग इफेक्ट में क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में सेंसिटिविटी तो होती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता है सेंसिटिविटी क्यों है। इसका रीजन होता है हमारे दांतों का खराब होना। हमारे दांतों में कीड़ा लगा होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं। बेसिकली वो होती है केरीज। अगर केरीज लगी हुई और वो नियर टू पल्प चली गई है, तो भी हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होती है। लेकिन पेशेंट्स क्या करते हैं, मार्केट से टूथपेस्ट ले आते हैं, डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट, और उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो कुछ टाइम के लिए ये सेंसिटिविटी तो खत्म हो जाती है, लेकिन परमानेंटली इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर ये पेन, ये सेंसिटिविटी केरीज की वजह से है, तो इसके दूसरे सोल्यूशंस हैं। इसका दूसरा सोल्यूशन हो सकता है, अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिए है हमने उसको, तब फिर ये सिंपल फिलिंग या रिस्टोरेशन से काम बन जाएगा।
लेकिन अगर ज्यादा देर हो गई है, अगर ये पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच गया है, तब फिर एक कॉमन प्रोसीजर होता है रूट कनाल ट्रीटमेंट। रूट कनाल ट्रीटमेंट जो कि सिंगल या मल्टीपल विजिट्स में कंप्लीट हो जाता है। एक बहुत ही जनरल सा प्रोसीजर होता है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला प्रोसीजर है। अब आते हैं हम तीसरी प्रॉब्लम पे, जिसको भी हम लोग काफी इग्नोर करते हैं, वो है दांतों का पीलापन। हम लोगों ने अपनी डाइट में चाय, कॉफी जैसे बेवरेजेस को ऐड करा हुआ है, जो कि हमारा एक सिस्टम है एंड वी आर वेरी फाइन विद इट। हम लोग इसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं चीजों का अत्यधिक सेवन करते हैं तो फिर हमारे दांतों में पीलापन आ जाता है, या कि स्टेन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, स्टेन्स पैदा होने लगते हैं, जिनको भी हम लोग एक सिंपल प्रोसीजर से रिमूव कर देते हैं। वो होता है स्केलिंग। लेकिन इसके बाद बहुत से लोग होते हैं जो कि सेवन करते हैं किसका? टबेको का, पान मसाला का, पान का, स्मोकिंग का। जो ये स्टेन्स होते हैं, इनकी वजह से वो धीरे 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 और इंटेंस होने लगते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं हार्ड स्टेन्स में। और अगर पेशेंट्स इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं, तब फिर ये स्टेनिंग जो है हमारे दांतों के अंदर की परत तक चली जाती है। फिर इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन स्टेन्स को भी रिमूव करने का एक ही सिंपल तरीका है, जिसको कहते हैं स्केलिंग। लेकिन पेशेंट अभी भी सोचते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। उनको याद कब आती है? जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, हमें किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, जब हमें अपनी फोटो क्लिक करवानी है, तब लगता है नहीं, आज तो हमारे दांत साफ होने चाहिए। तब फिर पेशेंट सोचते हैं कि चलो अब आज हम अपने दांत साफ करवा लेते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी समस्या है तो पेशेंट्स को पहले से ही एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए, उनकी गाइडेंस ले लेनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपनी अगली समस्या की तरफ, जो कि है मिसिंग टीथ। मिसिंग टीथ मतलब दांत का ना होना। ये जो प्रॉब्लम है, इसको डेंटिस्ट बहुत ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट्स में। अब मुंह में दांतों का ना होना या टूटे दांतों का होना एक प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि पेशेंट खाएगा कैसे? हम कैसे खाना खाएंगे? अगर आगे का दांत नहीं है तो पेशेंट इसको तो रिप्लेस करवा लेता है, क्योंकि भाई आगे का दांत है, अच्छा नहीं दिख रहा है, हम हंसेंगे, बोलेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन पीछे वाले दांत अगर एब्सेंट होते हैं, अगर मिसिंग होते हैं, तो यूजुअली हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे वाले जो दांत होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली हमारी जो खाने की साइकिल होती है वो इन्हीं से ही गवर्न होती है, तो इनको रिप्लेस करवाना बहुत जरूरी होता है। अब इसके रिप्लेसमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग को नियर नेचुरल टीथ रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, जो कि क्राउन या ब्रिजेस के रूप में होता है, और दूसरा होता है इम्प्लांट। ब्रिजेस में क्या होता है, हम आगे पीछे के या दो से अधिक दांतों की सहायता से बीच में एक दांत, जिसको एक ब्रिज सिस्टम कहते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एक दांत लगा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। दूसरा होता है इम्प्लांट, जो कि आजकल एक नई टेक्निक है, बहुत ही अब कॉमन हो गई है। इसमें क्या करते हैं, हम लोग हड्डी के अंदर स्क्रू डालते हैं और उसके ऊपर परमानेंटली एक दांत फिक्स कर देते हैं। और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे निकालने लगाने वाले दांत, जिनको हम लोग पार्शियल रिमूवल डेंचर्स या कंप्लीट डेंचर्स कहते हैं। बट ये थोड़े से कम एडवाइजेबल होते हैं, क्योंकि हम लोग को जाना चाहिए तो नियर टू फिक्स ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। उससे मोबिलिटी कम होती है, एस्थेटिक्स अच्छी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आते हैं अगली बीमारी की तरफ या अगली प्रॉब्लम की तरफ, जो है केरीज। केरीज अक्सर बच्चों में बहुत देखी गई है। किड्स आते हैं, दांत में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जब बच्चे दांत में दर्द की शिकायत लेकर के आते हैं, तो जो इन्फेक्शन होता है, जो केरीज होती है, केरीज एक्टिविटी हमारे पल्प तक यानी कि नसों तक पहुंच गई होती है। फिर या तो हमें आरसीटी करनी पड़ती है या तो पल्पेक्टमी करनी पड़ती है। अगर इसी चीज को पहले डायग्नोस कर लिया पेरेंट्स ने या बड़े लोगों ने, अगर उन्होंने देखा बच्चों की दांतों में या बड़ों के ही दांतों में कोई ब्लैक स्पॉट है,
ब्लैक साइन दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है एक स्पॉट टाइप का, और एक अर्ली टाइम पे उन्होंने अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लिया है, तो कि इसके बाद वो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोक्यूर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि सिंपल फिलिंग या रेस्टोरेशन से काम बन सकता है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गई है। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा लेट कर दिया है, तब फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें आरसीटी या पल्पेक्टमी करनी पड़ती है। फिर आते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, जो भी एडोलेसेंस में मोस्ट कॉमनली देखी जाती है, दैट इज द क्रुकेड टीथ। क्रुकेड टीथ क्या होता है? पेशेंट्स आते हैं, कंप्लेन करते हैं, हमारे टेढ़े मेढ़े दांत हैं, ये कैसे सही होंगे। इररेगुलर टीथ, मैल अलाइन टीथ, मैलपोज टीथ, इनका ट्रीटमेंट, हाँ इनका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, और पेशेंट्स भी वेरी ईगर होते हैं, बहुत ईगर होते हैं कि हमको अपने दांत ठीक कराने हैं, बेसिकली एडोलेसेंट्स। तो इसके लिए ब्रेसेस अवेलेबल होते हैं। ये भी 2 टाइप के होते हैं। अभी पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से ब्रेसेस यूज करवाना चाहते हैं। अब ये मेटालिक ब्रेसेस होते हैं या टूथ कलर ब्रेसेस पे होते हैं, टूथ कलर के होते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडोलेसेंस ही इसी ट्रीटमेंट को प्रोक्योर कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। वी हैव पेशेंट्स ऑफ 40 years of age, 45 years of age, 30 years आते हैं कि हमारे टेढ़े मेढ़े दांत हैं, हमें इनको ठीक कराना है, और वो ठीक भी होते हैं, इन्हीं ब्रेसेस के थ्रू ही ठीक होते हैं। इन्हीं सब को लेकर के मैं बस आखिरी में यही कहना चाहूंगी कि एटलीस्ट आप लोगों को अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, ताकि आप लोग को पता तो चले कि आप लोगों के में प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है आपके दांतों में। जिस प्रॉब्लम को आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, जैसे डेंटल सेंसिटिविटी हुआ, अभी सेंसिटिविटी आपकी दांतों की जो झंझनाहट है वो केरीज की वजह से ही हुई या कि उसका कोई और रीजन है, तो इसको एक डेंटिस्ट ही सही तरीके से क्लियर कर पाएगा और उसी के हिसाब से ट्रीट कर पाएगा। पहले ट्रीटमेंट करा लेना एक बहुत अच्छी बात होती है, रादर देन इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराना। इसी के साथ ही मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।